मैं अहमदास पलंगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 14 इकाई, जिसका नाम है आपका पर्यावरणीय रसायन। और इससे पहले वाले जो क्लास थे उसमें हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी जो है पढ़ लिए थे, जिसमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या है ये हम लोग देखे थे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे आगे मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक। मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक मतलब जो भी वायुमंडल को जो क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कुछ प्रदूषक देखेंगे, कुछ कारक देखेंगे जो वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो वायुमंडल में जैसे हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, नाइट्रोजन के विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड हो जाता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। ये ऐसे गैस हैं जो कि निरंतर वायु को क्या करती रहती हैं, प्रदूषित करती रहती है। मतलब ज़्यादा गैस नहीं है, हम लोग कुछ गैस पढ़े कि वायुमंडल में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड होता है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं इनके, N2O5 है ना, N2O3, ऐसे विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ये सब के सब, उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या होते हैं, हमारे वायुमंडलीय क्या होते हैं, प्रदूषक होते हैं। अर्थात वायुमंडल में क्या करते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करते हैं या कर रहे हैं। इन गैसों के अलावा कणिका जैसे वाष्पशील अवस्था में कार्बनिक यौगिक का जो धुआं होता है, जैसे हम कोयला को जलाते हैं तो वहाँ से जो धुआं निकलता है, धूल हो गया, पराग कण हो गया, कुछ धात्विक कण होता है, ये सब भी हमारे क्या करते हैं, वायुमंडल जो होता है उसको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, वायु प्रदूषक कहलाते हैं। मतलब सिंपल में ये बोलें कि वायु प्रदूषक वे कारक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, H2S, ये सब ऐसे होते हैं। उसके अलावा कार्बनिक यौगिक हो गया, है ना, धूल, परागकण, ये सब ऐसे हैं जो कि वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी में के चारों तरफ क्या होता है, वायु का एक विशाल क्या होता है, आपका घेरा होता है। और उस घेरा को हम लोग जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे निचले लेयर क्या होता है, हमारा क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ये क्या होता है, सबसे निचली स्तर पर पाया जाता है, जिसमें मनुष्य और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी क्या करते हैं, रहते हैं। जनरली हमारा जो क्या होता है, जो क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, उसमें ही जनरली क्या होता है, आपका जो भी आबादी होता है वो ज़्यादा आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। उसी में जल वाष्प बनता है, बादल बनता है, सब चीज़ जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में जो भी जो है प्रक्रिया होता है, उसमें कुछ अवांछनीय ठोस होते हैं, कुछ गैस के कण होते हैं। इनके कारण से जो क्षोभ मंडल में क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्षोभ मंडल के वायुमंडल में क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडलीय क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, वायुमंडल को 4 लेयर में बांटा गया है, तो सबसे जो क्या होता है, हमारा जो नीचे लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। जहाँ पर जनरली हमारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल वाष्प, बादल वादल, ये सब चीज़ यहाँ पर ही होता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे क्या होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चूंकि वो क्षोभ मंडल वाला भाग को प्रभावित करते हैं, अतः उसे क्षोभ मंडलीय क्या बोलते हैं, प्रदूषक के नाम से जानते हैं। अब क्षोभ मंडलीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो भी वायुमंडलीय प्रदूषक होता है, उनको हम 2 भागों में बांट के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं भाई उसी का हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऊपर हम लोग तो रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर अगर प्रदूषण हो भी जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम जहाँ पर रहते हैं, जिस मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं, तो उस स्थिति में जो है अगर वो प्रदूषित होता है, मतलब हम डायरेक्टली हम लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम उसी की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जो भी क्षोभ मंडल में होने वाला जो वायु प्रदूषण होता है, उसको बड़े स्तर पर 2 भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांटते हैं। पहला क्या होता है हमारा, गैसीय वायु प्रदूषक, मतलब जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऐसे वायु प्रदूषक को क्या कहते हैं हम लोग, गैसीय वायु प्रदूषक, है ना, जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के ऑक्साइड होते हैं। जैसे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा, तो इसमें सल्फर के ऑक्साइड है, मतलब सल्फर के ऑक्साइड दिया है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जो आप पढ़ चुके हैं, H2S है। हाइड्रोकार्बन भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसे मेथेन, एथेन। उसके अलावा ओजोन ले सकते हैं। ये हमारे सब क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं, और ये वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक के नाम से जानते हैं। तो जो भी हमारे होते हैं, ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली रूप से क्या करते हैं, आपके वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। उसके बाद कणिकीय वायु प्रदूषक दिया है,
मतलब जो कण रूप में होते हैं और वायुमंडल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जैसे धूल हो गया, धूम्र मतलब कोहरा हो गया, धूम्र मतलब एक प्रकार से धुआं हो गया, कोहरा हो गया, फुहारा हो गया, ये सब चीज़ जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, कणिकीय वायु प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी वायुमंडल होते हैं उनको दो बड़े कारक क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक और एक होता है कणिकीय वायु प्रदूषक। और दोनों का हम लोग क्या किए, कुछ कुछ उदाहरण देखे जिसमें कणिकीय वायु प्रदूषक अलग था और गैसीय वाला अलग था। तो ये हो गए हमारे कुछ गैसीय वायु प्रदूषक से रिलेटेड कुछ बातें, और कौन कौन से कारक है वो भी देख लिए। अब देखते हैं गैसीय वायु प्रदूषक में कौन कौन से आता है, उसको हम कुछ जो है डिटेल से देखते हैं। सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ जो है जो गैस है जो कि पढ़ने लायक है, प्रदूषक है बट पढ़ने लायक है, उसको हम लोग देखते चलते हैं। इसमें सबसे पहले गैसीय वायु प्रदूषक के अंतर्गत आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम सामान्य फार्मूला देखें, सामान्य सूत्र देखें तो CO होता है, एक यौगिक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर हम गुण की बात करें तो यह रंगीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन गैस होता है। वैसे कोई भी गैस होता है वो रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है ना। तो वैसे ही हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन क्या होता है, गैस होता है। यह वायु से क्या होता है, हमारा भारी होता है भाई, भारी होता है मतलब वजनी होता है। और जल में क्या होता है, हमारा अविलेय होता है। ये सब हम उसके भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है, मतलब जितने भी वायु प्रदूषक जो गैसीय वायु प्रदूषक है उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले ये गैस के अंतर्गत आता है। यह श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है, मतलब जो श्वास लेते हैं उनके लिए बहुत ही क्या होता है, हमारा हानिकारक होता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इनमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए की जाने वाली जो भी ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की क्षमता होती है। मतलब अगर हम ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है, अगर वहाँ पर क्या कर देते हैं, चल देते हैं या वहाँ पर चले जाते हैं, तो उस स्थिति में वहाँ पर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और फिर वहाँ पर हमारा दम घुटने लगता है। और उसके वजह से अगर ज़्यादा समय तक वहाँ पर खड़े रहते हैं तो हमारी क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। मतलब ये ऑक्सीजन के हमारे शरीर में अंदर आने की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब सबसे ज़्यादा अगर वायु प्रदूषक में अगर कोई ज़्यादा हानिकारक है तो कौन है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। स्रोत कहाँ से मिलता है भाई, ये कहाँ से मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ से मिलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लगभग 74% जो भाग होता है वो ऑटोमोबाइल इंजन से धुएं के कारण हमको प्राप्त होता है। जो मोटरसाइकिल है, विभिन्न प्रकार की गाड़ी हैं, ये सब चीज़ के चलने से, क्योंकि पेट्रोल या डीजल से चलता है तो वहाँ से क्या होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी परसेंट हम देखें तो उसका 74% भाग हमको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का कहाँ से प्राप्त होता है, ऑटोमोबाइल से प्राप्त होता है। मतलब जो भी मोटर गाड़ियाँ होता है वहाँ से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। 10% जो भाग होता है वो कई उद्योग है, जैसे लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, यहाँ से क्या होता है 10% कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। 16% जो होता है वो वन या कृषि जगत के कारण होता है। घर में हम लोग लकड़ी जलाते हैं या कोई खेत में कुछ चीज़ जैसे रखा है उसको जला दिया जाता है, तो उनसे 16% कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। जिनमें विभिन्न प्रकार के घास फूस लकड़ी का जलना ही होता है, जैसे हम आपको बताएं। तो इस तरीक़ा से कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है वो इन जगहों से क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा मोटर गाड़ी का जो इंजन होता है, जब जो पेट्रोल डीजल से चलता है वहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है। 10% उद्योगों से, और बाकी जो हम लोग काम कर देते हैं लकड़ी को जला के या जो भी है। तो इस प्रकार से कार्बन ऑक्साइड क्या होता है, हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहाँ पर दिया है हमारा। उसके अलावा जैसे और कहाँ से प्राप्त हो सकता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कोयला है। जब हम कोयला को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, कोयला को हम लोग क्या कर दिए, जला दिए, तब भी हमारा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। ब्यूटेन जलाओ, जितने भी कार्बनिक यौगिक होता है सबको अगर हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, अगर इनकम्प्लीट अगर हमारा कार्बनिक यौगिक जलता है तो वहाँ से हमारा कौन सा गैस बनता है भाई, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हम इससे पहले भी वो सब चीज़ चर्चा कर चुके हैं तो और ज़्यादा नहीं करेंगे। और उच्च ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड के वियोजन से हमारा फिर या कार्बन डाइऑक्साइड के वियोजन से भी ये बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित होकर के टूट करके भी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, आपका देता है। उसके अलावा ज्वालामुखी के फटना, प्राकृतिक गैस उत्सर्जन, विद्युत विसर्ग, मार्स गैस उत्पादन, है ना, बीज उत्पादन आदि से भी कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, मुक्त होता है। तो इस तरीक़ा से कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है आपका हमको जो है प्राप्त होता है।
तो ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ परिचय, उसका भौतिक गुण हो गया, साथ में बनाया कहाँ से मिलता है ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है उसका हानिकारक प्रभाव, यहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हानिकारक प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये अत्यधिक विषैली प्रकृति का है, और हम अगर उस क्षेत्र में क्या करते हैं, रहते हैं जहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो रिलीज हो रहा है, तो वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, हम मान लो यहाँ पर एक जगह है और यहाँ से हमारा कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर चले जाते हैं और उसके संपर्क में आते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हमारा श्वसन के माध्यम से हमारे किस में चला जाता है, ब्लड में क्या हो जाता है, हमारा चला जाता है, किस में चला जाता है भाई, हमारा ब्लड में जाता है। और ये जो ब्लड होता है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होता है, हमारा एचबी होता है, क्या होता है हमारा एचबी, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इस एचबी के साथ हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, बनाता है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्थायी संकुल होता है, और जैसे ही ब्लड के साथ ये क्या करता है, पूरे शरीर पर जाता है, तो क्या करता है, ये उनको जो है ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, और धीरे 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 क्या करता है, हमारा दम घुटना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और अंततः हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है वो यही काम करता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उस स्थिति में हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन होता है वो जो है काफ़ी संकुल, काफ़ी एक स्थायी संकुल यौगिक होता है, जिनके वजह से हमारे बॉडी को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और हमारा दम घुटना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो है उस स्थिति में रहे तो मृत्यु हो सकता है। बट ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन हम लेते रहते हैं। ऑक्सीजन भी क्या करता है, हमारा जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक ऐसा संकुल होता है जो पूरे शरीर में जाके ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है, और फिर हमारा बॉडी जो है आपका क्या करता है, नॉर्मल तरीक़ा से कार्य करते रहता है, जबकि हमारा कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन ये काम नहीं कर पाता है। तो ये हो जाता है हमारा, इससे रिलेटेड बातें वही दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक विषैली होता है, ये रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर के ऑक्सीजन परिवहन तंत्र को क्या कर देता है, अवरोहित कर देता है, और इसलिए क्या होता है, घातक होता है, क्योंकि यह गंधहीन गैस है और आसानी से पहचाना भी नहीं जा सकता है। और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपका क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ों में बनता है, और फिर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जा करके, ऊतकों में जा करके, कोशिकाओं में जा करके उनको ऑक्सीजन देता है। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करके एक हमारा क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, रक्त के माध्यम से जाता है, बट रक्त के माध्यम से जाता तो जरूर है, बट उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और फिर कई प्रकार की समस्या हमको क्या होता है, वहाँ पर सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक बंद कमरे में अंगीठी जला के क्या करते हैं, जो है एक पूरा कमरा बंद है, और उस बंद कमरे में अंगीठी जला के हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, हमारा दम घुटने लगता है। वजह ये होता है कि अगर हम बंद कमरे में अगर क्या करते हैं, अंगीठी जला के क्या करते हैं, अगर सोते हैं, तो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है, उस जगह का ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम हो जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जगह वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। और उस वातावरण में अगर हम रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हमारे शरीर के रक्त के साथ मिल करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन होता है फिर वो हमारे शरीर के जो है विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में, ऊतकों में जा कर के चला जाता है, बट वहाँ उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाता है। इस वजह से क्या होता है, दम घुटना, ये कई प्रकार की समस्या क्या होता है हमारे पास उत्पन्न होता है। तो ये समस्या कुछ दिया गया है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाने के कारण होता है, जैसे दम घुटना, घबराहट, तंत्रिका आवेग में न्यूनता, श्वसन संबंधी समस्या, नत्र दृष्टि से क्षीणता, पेशी दुर्बलता आदि विभिन्न प्रकार के समस्या कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आने से क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। सिर दर्द, चक्कर, हृदय वाहिनियाँ, ये सब में विसंगतियाँ हमको देखने को मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की आध्यात्मिक सांद्रता 100 pm या
अधिक पादप के लिए भी हानिकारक होता है हमारा। देखो हम लोग इससे पहले पढ़े थे, हम लोग TRM, है ना, तो उसमें हम लोग बताए थे कि अपना एक क्या होता है, परसेंटेज होता है जिसे हम पिकोमीटर से हम लोग दर्शाते हैं। तो उससे ज़्यादा मात्रा में हो जाने से, 100 पिकोमीटर से ज़्यादा हो जाने से क्या होता है हमारा ये पेड़ पौधों पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। जैसे पत्तियों का गिरना, पत्तियों का आकार छोटा होना, समय के पूर्व परिपक्वन हो जाना। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड केवल जीव जंतु के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। ये वनस्पतियों के लिए लाभकारी बैक्टीरिया की क्रियाशीलता को कम कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इस तरीक़े से कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है उससे क्या होता है, आपको हानि देखने को मिलता है। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं आप? तो जो भी जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब जीवाश्म ईंधन है ना, जीवों के अवशेष से बना हुआ है। तो इन जब को अपूर्ण दहन हो रहा है, वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि वो आई की आपूर्ति अधिक हो और फिर जो है पूर्ण रूप से जले और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम रहे। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ को जला रहे हैं वो पूर्ण रूप से जलना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अपूर्ण जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है कम्प्लीटली उसको क्या करना है, जलाना है। तो उस स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजन में वायु तथा ईंधन का मिश्रण जो है उचित अनुपात में होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ उत्प्रेरक का प्रयोग भी करना चाहिए ताकि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो। तो ऐसा हम कुछ उपाय करके क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उनकी जो भी हमारे क्या होता है जो मात्रा है उनको रोका जा सकता है। अब दूसरा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में वही कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन को क्वेश्चन कर सकता है। आगे हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में जानते हैं। फार्मूला CO2 होता है और ये वायुमंडल के एक आवश्यक घटक है। इनका अगर हम परसेंट देखें तो ये वायुमंडल में 0.03% क्या होता है, पाया जाता है। और ये कहाँ से निकलता है भाई, कोयला जला दो, है ना, तो जो भी हमारा पेट्रोलियम वाला तेल है उसको जला दो, जीवाश्म ईंधन को पूर्ण न जलाओगे तो हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्राप्त होता है। उसके अलावा पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, पेड़ पौधों द्वारा लिया जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन दिया जाता है और फिर मनुष्यों के द्वारा भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीक़े से क्या होता है, हमारा पेड़ पौधों के बीच और मनुष्यों के बीच ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन क्या होता रहता है, आपका चलता रहता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मानव हो गया, प्राणी हो गया, जगह है ना, वनस्पति हो गया, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है ना, हमारे लिए भी आवश्यक है और पेड़ पौधों के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। लेकिन आजकल जो है इसकी मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस वजह से जो है अब थोड़ा समस्या आना स्टार्ट हो गया है। क्यों, ऐसा देखा जाए अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे प्रकृति में, वायुमंडल में मात्रा अगर संतुलित रहे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ना। ये संतुलित रहे तो हमारे लाभदायक है। क्यों, क्योंकि भाई पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मतलब भोजन बनाते हैं जो हमारे लिए भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन दे जाते हैं, खाना दे जाते हैं। तो पेड़ पौधा और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, संतुलित अवस्था में जो है अगर रहे तो वो हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। पेड़ पौधों की जो क्या है हमारा जो संख्या है बोल सकते हैं, परसेंटेज है, वो धीरे धीरे क्या होते रहा है, कम होते जा रहा है। जिसके वजह से हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का जितना क्या होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए, पेड़ पौधों के द्वारा उतना नहीं हो पा रहा है। तो अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी पर रुक करके पृथ्वी का जो तापमान है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और इस वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ना क्या कहलाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा भाई, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल क्या होता है, वार्मिंग कहलाता है ना। क्वेश्चन अगर आता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो सिंपल बोल सकते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी का तापमान में क्या होना, वृद्धि होना। और उनमें से एक गैस होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिनकी मात्रा जो है पर्यावरण कम होने की वजह से, पेड़ पौधे कम होने की वजह से धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या हो रही है, हमारे जो है आसपास इसमें वायुमंडल में बढ़ रही है। और धीरे धीरे वो पृथ्वी को क्या कर रही है, ज़्यादा गर्म कर रही है। यही हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और पृथ्वी के गर्म होने से बहुत सारी समस्या है। ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, है ना। नदियाँ जो है जो उसमें बाढ़ आ रहा है, तो जिससे कई प्रकार की समस्या आपके पास उत्पन्न हो सकता है या हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं। और ऐसा देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई हानिकारक नहीं है, बट तापमान को बढ़ा रहा है, मतलब भविष्य के लिए या अभी हम क्या बोल सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं। स्रोत क्या है भाई, तो जितना जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सबको जलाओगे
तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सिंपल है, देखो C+O2 = CO2। पौधे के जैविक अपघटन, पौधे जो सड़ जाते हैं, मान लो खेत में आपका खेत है और वहाँ पर पेड़ पौधे की टहलियाँ वहनियाँ हैं और वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बहुत सारे उद्योग हैं, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है आपका बाहर निकलता है। तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ स्रोत हो गए। सिंक क्या है, हम पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, है ना। और कार्बन जो हमारा डाइऑक्साइड के लिए सबसे बड़ा सिंक समुद्र होता है, क्योंकि समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, घुल जाता है और तथा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तथा अन्य प्रकार के कार्बनिक यौगिक बना लेता है और वनस्पति जगत द्वारा प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा दिया गया है कि हमारे जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक का कार्य कौन करता है, समुद्र होता है। क्योंकि समुद्र जो होता है ना, पानी बहुत है उसमें, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है और फिर कई प्रकार के यौगिक जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में बदल जाता है और इस तरीक़ा से जो भी प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये सीख है। दुष्प्रभाव क्या होता है, तो जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग तथा जंगलों की कटाई आदि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल में क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है भाई, आपका बढ़ रहा है और जिसके कारण से जलवायु पर विपरीत प्रभाव हो रहा है ना। और इसे हम लोग हरित गृह प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे वजह से पृथ्वी का तापमान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी मतलब ताप का बढ़ना ही है और हरित गृह जो प्रभाव होता है उसका मतलब भी ताप का बढ़ना है। वो हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये उसका दुष्प्रभाव है। नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण पाने के लिए इसके स्रोत को कम करने और इसके सिंक की वृद्धि किया जा सकता है। जैसे समुद्र एक सिंक की तरह कार्य करता है, वैसे कोई और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला हो जाएगा तो फिर समस्या हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण करना चाहिए, ऑटोमोबाइल के उपयोग पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए और जंगल की कटाई को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये हो गए कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड बातें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जिसको बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, है ना। उसके अलावा ये हमारा क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एक हमारा क्या होता है, हमारा NO2 तो हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो कि हमारे वायु प्रदूषक होते हैं। स्रोत क्या है, तो आसमानी बिजली के चमकने के कारण क्या होता है हमारा, ये जो है N2 होता है तथा O2 की संयोग से क्या होता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। तो कहाँ से मिलेगा, तो जैसे बिजली कड़कता है तो उसके कारण से जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। ये पहला स्रोत हो गया। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजन जो होता है, ताप विद्युत केंद्र होते हैं, है ना, जहाँ विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वहाँ से भी आपका ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है या नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो निकलता है। उसके अलावा विभिन्न उद्योगों से आपका NO ऑक्साइड क्या होता है, बनता है। प्राकृतिक और जैविक क्रियाओं के कारण NO2 का निर्माण होता है। जंगलों में आग लगने की वजह से NO2 बनते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो है साधन हैं या स्रोत हैं जिनके वजह से आपके जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अगर हम सिंक की बात करें, इनको अवशोषित करने वाला, तो प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया स्वतः ही सिंक का कार्य करती है। कुछ बैक्टीरिया द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रिया तथा कुछ प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए NO2 को, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या कर दी जाती है, बदल दी जाती है। तो उस स्थिति में स्वयं की तरह कार्य करती है। सिंक मतलब क्या होता है, सोखने वाला बोल सकते हैं। दुष्प्रभाव क्या होता है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भांति NO2 भी हीमोग्लोबिन की क्षमता को घटा देता है, मतलब हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और इनके वजह से फेफड़ों पर सूजन आ जाता है, बोल रहे हैं। इससे श्वसन संबंधी रोग जो है होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड विघटित होकर के ऑक्सीजन देता है, जो खतरनाक स्पॉग निर्मित करता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की अधिकता से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगा, तो पत्ती में धब्बे हो जाएंगे, है ना, पौधों की वृद्धि क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नायलॉन, रेयान, सूती, ये
कुछ हमारे क्या होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, है ना, इस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। रबर में दरारें उत्पन्न कर देते हैं। ये वातावरण में उपस्थित ओजोन से भी क्रिया करके उनको कम कर दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं, दुष्प्रभाव है। नियंत्रण जो है सिंपल है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले जो भी हमारे जो है ऑक्साइड है, उसको प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक द्वारा क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO, NO2 ये सब अम्लीय होते हैं, अतः क्षारीय विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा इनको न्यूट्रल किया जा सकता है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड स्क्रबिंग अम्लों द्वारा भी की जा सकती है। इसे SO2 गैस पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो हम क्या कर सकते हैं, इनकी मात्रा को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वैसे सल्फर डाइऑक्साइड है हमारा, कौन सा है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होते हैं और ये भी एक वायु प्रदूषक है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो सल्फर के जलने से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है आपका आंशिक रूप से जो है अन्य माध्यम से ऑक्सीकृत के SO3 देती है। SO3 नमी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो ये एक प्रदूषक के भांति व्यवहार करती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा को क्या करती है, आपका जो है अम्लीय वर्षा के रूप में होती है और कहीं ना कहीं वो हानिकारक क्या करती है, प्रभाव डालती है। स्रोत जीवाश्म ईंधन होता है भाई, कोल पेट्रोलियम में 0.3 से 0.3% तक पाया जाता है सल्फर। और सल्फर को जलाने से भी क्या बनता है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अनेक धातु जैसे अयस्क, सल्फाइड, पैराइड रूप में भी पाए जाते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर भी सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ज्वालामुखी से भी हमारा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, आपका बाहर निकलता है। तो ये सब है। और सल्फर डाइऑक्साइड विभिन्न तरीकों से ऑक्सीकरण होने पर भी हमारा क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और नमी के साथ मिल करके ये H2SO4 का निर्माण करता है और बदल जाता है। इस तरीक़ा से ये अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर क्या होता है, गिरता है। दुष्प्रभाव क्या है भाई, अगर सल्फर डाइऑक्साइड आँख में चला जाए, फेफड़ा में चला जाए तो नुकसान पहुँचाता है। वातावरण में इसकी मात्रा केवल 2.5 ppm होने पर भी ब्रोंकाइटिस और तथा फुफ्फुस कैंसर तथा भयंकर बीमारी इसके वजह से हो सकता है। खांसी, सांस में कमी, कंठ नली, वाक कोश, ये सब समस्या किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये आप करेंगे। दूसरा, यह पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक देता है भाई। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है और एक क्लोरोसिस एक बीमारी हो जाती है। ये किसके वजह से होती है, हमारी सल्फर डाइऑक्साइड के कमी की वजह से, या उनके जो है ज़्यादा मात्रा में उपयोग से, या ये जो है ज़्यादा मात्रा में जब हो जाता है तो पेड़ पौधों को नुकसान होता है, जिसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है भाई, है ना, शुरू में बताए। और कुछ कीमती पत्थर जैसे इमारती जो पत्थर हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। जैसे आगरा के पास तेल रिफाइनरी से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को क्या कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। क्योंकि हमारा क्या होता है, जो ताजमहल बना है वो संगमरमर पत्थर से बना है, जिसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और अम्ल वर्षा में क्या निकलता है, हमारा H2SO4 आता है, जो इसके साथ क्रिया करके संगमरमर को किस में चेंज कर दे रहा है, कैल्शियम सल्फेट में। तो इस वजह से वो नुकसान होता है हमारा अम्ल वर्षा से। एक लंदन धूम कोहरा है तथा सल्फ्यूरस अम्ल धूम कोहरा, जिसे मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड होता है, को प्राण घातक धूम कोहरा भी कहा जाता है। और यह लंदन में सन 1952 में उत्पन्न हुआ था, जिसे 4000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। इसको हम लोग पहले भी क्या किए हैं, देखे हैं। नियंत्रण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड पर नियंत्रण पाने हेतु ईंधनों में से सल्फर की अशुद्धि को दूर करना आवश्यक है। कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड युक्त गैसों को, है ना, कलिके चूने से उपचारित करना आवश्यक है ना, जिससे वो कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। बुझे चूने जैसे हम शुरू में देखें, उससे भी हम सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, और ये कैल्शियम सल्फाइड में बदल सकते हैं। मैग्नीशियम स्तरों में सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे कारक हैं जिनके वजह से क्या होता है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गैस है। उसी प्रकार H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फेट एक जहरीली गैस होता है और ये मृत प्राणियों, वनस्पतियों के सड़ने से उत्पन्न होता है ना। कोई प्राणी मर गया है तो उनके बॉडी जब सड़ जाता है, पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो वहाँ से एक गैस रिलीज होता है H2S गैस। और H2S गैस जो होता है वो हमारा सल्फर युक्त यौगिक होता है। इनमें अपशिष्ट के रूप में H2S गैस निकलती है। जैसे तेल शोधक कारखाने, गैस प्लांट, पेपर मिल, इस सब से ये क्या होता है, मुक्त होता है।
यहाँ से निकलता है। और प्राकृतिक रूप से H2S वातावरण में फैली रहती है, ज्वालामुखी में, है ना, सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। तो ये सब इनके हमारे स्रोत हैं। सिंक क्या है, तो H2S सरलता से ऑक्सीकृत होकर के SO2 बना लेती है, अतः SO2 के सिंक H2S के लिए सिंक का कार्य करती है, मतलब नियंत्रण करने का काम करती है। धातुओं के सल्फाइड बनाकर H2S को दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे सिंक है। दुष्प्रभाव, सड़े अंडे के समान इसमें गंध आती है, अत्यंत विषैली होती है, अतः पौधे और पत्तियों के लिए क्या होती है, ये हानिकारक होती है। क्लोरीन गैस होता है, ठीक है, क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन स्थान विशेष पर ही प्रदूषण फैलाती है, तब हर जगह नहीं, जहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होती है वहीं पर ये ज़्यादा प्रदूषण करती है। जल शुद्धिकरण संयंत्रों में कीटनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। और फिर जहाँ से संयंत्र होता है वहाँ प्रदूषक उपस्थित होता है। प्लास्टिक उद्योग में क्लोरीन सामान्यतः HCl के रूप में प्रदूषण फैलाती है। क्लोरीन एक विषैली गैस है जो श्लेष्मा झिल्ली पर जलन पैदा करती है और जल के साथ क्रिया करके ये अम्ल बनाती है ना, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है। और ये अतः क्लोरीन को जल में विलय करके नियंत्रित किया जा सकता है ना, और उसके जो भी हानिकारक प्रभाव है उसको रोका जा सकता है। फिर इतना में आपका कौन सा खत्म हो गया, वायुमंडलीय जो भी प्रदूषक था वो खत्म हो गया। कणकीय प्रदूषण भी यहाँ पर दिया गया है, जो इसमें बहुत सारे हमारे धूल के कारण, है ना, ये है कि धूल हो गया, धूम्र हो गया, ये सब चीज़ आता है। जैसे इसमें धूम्र, धुआं, धूल, ये सब किसके अंतर्गत आता है, हमारा कणकीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। और इसके वजह से भी जो भी जीवित प्राणियाँ हैं, मनुष्यों हैं, उसको कई प्रकार की जो है समस्या का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसको भी कई भागों में बांट के यहाँ पर दिया गया है। जैसे धूम है, कोहरा है, धूम्र है, ये सब हमारे कणकीय प्रदूषक होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं। तो पहले हमको क्या देखना है, धूम अर्थात स्मोक क्या होता है। तो धूम कणिका में ठोस अथवा ठोस द्रव कणों का मिश्रण होता है। जो धूम होता है उसमें आपका ठोस और द्रव कणों का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न होता है। जैसे सिगरेट का धुआं हो गया, जीवाश्म ईंधन के दहन हो गया, इससे धूम क्या होता है, प्राप्त होता है। तो पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जो धूम होता है, स्मोक होता है, वो कार्बनिक यौगिक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब के जलने से क्या होता है, धूम बनता है। स्मोक करते हैं, मतलब जैसे सिगरेट है, यहाँ से आपका क्या बनता है, धूम बनता है। और धूम में ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ का क्या होता है, मिश्रण होता है। और जब जीवाश्म ईंधन जैसे कोल, तेल, ये सब क्या होता है, ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में जलता है, तब कार्बन की कणिका वायुमंडल में धूम या धुएं के रूप में फैल जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं कार्बन को, तो उस स्थिति में क्या होता है, कार्बन का जो कण होता है, वो कार्बन का कण वायुमंडल में जाके क्या हो जाता है, आपका फैल जाता है। और वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा धूम कहलाता है, क्या कहते हैं। वनों में जब आग लगता है तो उसके जलने से भी बहुत सारा धुआं उत्पन्न होता है, जिसमें कार्बन के कण क्या होता है, उपलब्ध रहता है। वाहन का जो ईंधन हम यूज करते हैं, अपूर्ण दहन होता है, तो वहाँ से भी क्या होता है, कार्बन के कण जो है वायुमंडल में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है, मतलब वहाँ पर जो होता है वो धूम होता है। तो इस तरीक़े से धूम बता सकते हैं। तो धूम क्या होता है भाई, तो धूम मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होता है उसके जलने से क्या होता है, जो धुआं निकलता है वही धूम होता है, जिसमें कार्बन के जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। ये हो गया धूम। अब धूल, जिसको हम डस्ट कहते हैं, है ना, डस्ट क्या होता है, तो धूल के कण तो पृथ्वी के हर जगह उपस्थित है भाई, है ना। और प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत जैसे ज्वालामुखी के फटना, औद्योगिक प्रक्रियाओं से, समुद्र द्वारा विभिन्न लक्षणों के प्रसार से धूल वातावरण मिलती है। और इसमें वाहन के आवागमन से भी धूल फैलती है, आप देखे हैं, और वायुमंडल में जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। तो जो भी हमारा क्या होता है, वायु जो धूल होता है, जो वायु वाहनों के चलने से, हमारे कई प्रकार की गतिविधियों से ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। और ये वायुमंडल में क्या होती है, फैली रहती है और कहीं न कहीं हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे है धूम, ह्यूमस। अनेक धातुक्रम उद्योग जैसे रबर उद्योग है, धातु उद्योग है, आदि में से धात्विक ऑक्साइड, धात्विक क्लोराइड आदि धूम्र उत्पन्न करते हैं। मतलब बड़े बड़े जो क्या होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं या उद्योग हैं, वहाँ पर क्या होता है, दो धातुक्रम होता है जहाँ धातु बनाया जाता है, रबर उद्योग होता है, वहाँ से कुछ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और वही क्या होते हैं, हमारे
धूम्र होते हैं और ये जनरली वनस्पति के लिए ज़्यादा हानिकारक हैं, है ना। और जिसमें आता है आपका सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, जिंक, आयरन, निकिल, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये सब के सब धूम्र होते हैं, जो कि धातु के क्या होते हैं, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कणिकी जो हमारा क्या होता है, जो वायु प्रदूषक होता है वो होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है, तो जो कोल उद्योग होता है उस कोल उद्योग में जलाने के पश्चात जो राख बचता है, उस राख का हवा के साथ उड़कर सूक्ष्म कणों के रूप में बदल करके जब प्रदूषण किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, फ्लाई ऐश प्रदूषण कहलाता है। मतलब जो कोल मतलब क्या होता है, कोयला होता है, जब उसको क्या किया जाता है, उद्योगों में जलाया जाता है, तो उसका जो राख बच जाता है ना, वो राख क्या करता है, उड़ता है और जा करके वायुमंडल के साथ क्या हो जाता है, वो कण के रूप में क्या हो जाता है, आपका बदल जाता है और कण के रूप में वहाँ पर रह करके क्या करता है, वायु प्रदूषण जो करता है वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लाई ऐश कहलाता है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है कि फ्लाई ऐश क्या होता है। तो यहाँ से जो राख उड़ता है वो जा करके कणिका के रूप में वायुमंडल के साथ या वायु के साथ चिपक जाता है, वही हमारा फ्लाई ऐश प्रदूषण कहलाता है। आगे है कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक कणिका पदार्थ। कोल तथा तेल में उपस्थित जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो आपका वायु की उपस्थिति में क्या होता है, हमारा कार्बनिक कणिका मुक्त करता है। इसमें हमारा एक होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, ये सब जो है अपूर्ण जब दहन होता है तो सूक्ष्म कणों के रूप में वातावरण को प्रदूषित करता है। और इंजन के जो हमारा नोदन को काम करने वाले जो भी TEL टेट्राएथाइल लेड का भी प्रयोग किया जाता है, और TEL एक वाष्पशील पदार्थ होता है जो वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो कार्बनिक जो कणिका होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें जब अपूर्ण दहन होता है, तो अपूर्ण दहन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ कुछ कार्बन के कण क्या होता है, मुक्त होता है, और मुक्त होकर के फिर क्या करता है, वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। कालिक क्या होता है हमारा, सूट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कार्बन युक्त ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से धुएं के साथ कार्बन के कण वायुमंडल में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये भी वैसा अच्छा है कि जो भी हमारा क्या होता है, कार्बन युक्त जो ईंधन होता है, कार्बनिक जो ईंधन होता है, जब वो जलता है तो जलने से क्या होता है, कार्बन के कण क्या होता है, मुक्त होता है और वो जा करके वायुमंडल में फैल जाता है। तो इस प्रकार का दहन प्रायः सभी जगह में होता रहता है। और घरेलू जो होता है, लकड़ी के जलने से भी इस प्रकार का, या कोयला के जलने से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कालिक कहलाता है। तो कलिक क्या होता है भाई, तो कलिक क्या होता है, तो कलिक एक ऐसा जो है कणिकी वायु प्रदूषक होता है, जो कि प्रकृति में कार्बन युक्त जो भी पदार्थ होता है उसके जलने से क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये जब जलते हैं तो वहाँ से कार्बन के कण क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, और ये जो कार्बन के कण हैं वो जा करके वायु के साथ संघनित हो जाते हैं, और संघनित होकर के क्या करते हैं, फिर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। वही क्या होते हैं, हमारे कलिक। कोहरा क्या है, हमें मालूम है कि जल वाष्प जो होता है वायुमंडल में संघनित होकर के वो सूक्ष्म बूंद जो है बनाती है, जिसे धुंध के समान दिखाई देती है, और वही धुंध आपकी कोहरा होती है। पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इस क्रिया के कारण बनने वाला जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, आदि सूक्ष्म कणों को के धूल उत्पन्न होती है। तो कोहरा रियल में क्या होती है, जब वायु के साथ जल वाष्प क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है, तो वो क्या होती है, आपकी कोहरा होती है। और ये भी वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। कणिकाओं के दुष्प्रभाव, वातावरण धुंधला होने से सूर्य की रोशनी कम प्राप्त होती है भाई, अगर कोहरा है तो। इसके द्वारा आंखों में जलन, श्वसन में परेशानी, कैंसर की संभावना हो सकती है। सिलिकॉन के सूक्ष्म कणों से सिलिकोसिस नामक रोग हो जाती है। और धुएं के रूप में कार्बन की कोलाइडिकल अन्य प्रदूषक के लिए सर्वोत्तम अधिशोषक का कार्य करती है। तो कुछ हमारा दुष्प्रभाव है ना, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। ये कार्बन के कण हो गया, pH बढ़े हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, ये कुछ अधिशोषक का क्या करती है, कार्य करती है। नियंत्रण, बड़े बड़े जो चिमनी होता है उद्योगों में उनका निर्माण करना चाहिए, ताकि हम जो है उसको काफ़ी दूर क्या करें, निकलने वाली गैस को क्या कर सकें, ऊपर जो है भेज सकें। चिमनी में विद्युत अवक्षेपक लगाकर सूक्ष्म कणों को बाहर निकालने से रोका जा सकता है, और 99% रोकथाम किया जा सकता है। धुएं तथा निष्कासित गैसों का वाष्पशील पदार्थों से अनेक जल में भी विलय होते हैं, अतः वातावरण फैलने के पहले जल की वर्षा करके इसको रोकथाम की जा सकती है। तो ये सब पढ़ने वाला चीज़ है आपका, उसको हम देखेंगे। हेल्थ इफेक्ट ऑफ क्या दिया है, पोल्यूशन दिया है,
आपको बहुत सारा जो है आपका बोलते हैं जो पोल्यूशन होता है वो आपके स्वास्थ्य पर क्या करता है, बुरा प्रभाव डालता है, खराब प्रभाव डालता है। जैसे एयर पोल्यूशन दिया है हमारा, है ना, वाटर पोल्यूशन है। तो हम जितने भी पोल्यूशन होते हैं हमको कई प्रकार के क्या होता है, हमको समस्या क्या होती है, आती है, और जानते हैं बहुत सारे समस्या हमको हो सकती है। तो ये हो गया प्रदूषण से रिलेटेड। अब हम जो पढ़ते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अम्ल वर्षा, यहाँ से आपको क्वेश्चन करेगा अम्ल वर्षा क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है कि वायुमंडल में कुछ गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राई गैस है ना, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ऐसे कुछ गैस होते हैं जो वायुमंडल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये गैस क्या करते हैं, जब वर्षा होता है तो वर्षा के जल के साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके अम्ल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और वही जो है पानी के साथ क्या करते हैं, फिर वो नीचे पृथ्वी पर आते हैं और कई प्रकार से क्या करते हैं, वो हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर डालते हैं। तो वही हमारे क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। ये लोग घूमते रहते हैं वायुमंडल में और फिर पानी के साथ क्रिया कर लेते हैं और अम्ल बनाते हैं, और वही अम्ल फिर पानी के साथ गिरते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी के कई जो है चाहे वो जैविक हो चाहे वो अजैविक हो, चीज़ों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, अम्ल वर्षा होते हैं। और एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वही दिया है कि वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उद्योगों, वाहनों, तापी घरों, ये सब से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के गैस जैसे H2S, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रोज जो है वायुमंडल में मिलते रहते हैं, और ये ऑक्साइड जल वाष्प या वर्षा का जो पानी होता है उनके साथ मिल जाते हैं और मिल करके अम्ल बनाते हैं, और फिर वो अम्ल जो बनता है वर्षा के साथ या वर्षा के जल के साथ नीचे गिरते हैं, और फिर उसी को हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है, उस अम्ल वर्षा का 3 से 4.5 के बीच होता है। और ये सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है हमारा, 5.6 से 6.0 तक होता है। तो ये हमारा क्या होता है, अम्ल वर्षा। तो क्वेश्चन आपसे करेगा अगर कि अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है, तो आप बताना कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में कई प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ गैस मुक्त होते हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। और ये जो गैस होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के साथ या वर्षा के जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, और फिर ये जो अम्ल बनता है वो वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर क्या होते हैं, अम्ल के रूप में क्या होते हैं, गिरते हैं, या जो है पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। और ये जो अम्ल वर्षा होता है उसमें जो अम्लों का जो या अम्लीय जो जल होता है या अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 3 से आपका 4.5 होता है, जबकि एक सामान्य वर्षा का जो जल होता है वो 5.5 से 6 के बीच होता है। तो इस तरीक़ा से अम्ल वर्षा को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो उस स्थिति में क्या बनाता है हमारा, H2CO3 बनाता है, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनता है। सल्फर अगर हम ट्राईऑक्साइड की बात करें तो H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है हमारा, H2SO4 बनाता है। और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो H2 वो के साथ पानी के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है हमारा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसमें कुछ ऑक्सीजन और H2O मिल करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये जो गैस होते हैं ये गैस या तो वायुमंडल में रहते हैं, नहीं तो कई प्रकार की जो प्रक्रिया जो हमारे आसपास घटना घटित होता है उनके द्वारा ये गैस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। फिर जल वाष्प के पानी या जल वाष्प के साथ या तो वर्षा के जल के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, इस प्रकार से अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये जो अम्ल होते हैं वो वर्षा के जल के साथ अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसका पीएच मान 3 से 4.5 होता है। जबकि एक सामान्य वर्षा का जो पीएच मान होता है वो आपका जो है 5.5 से 6 के बीच होता है। तो ये हमारा होता है, आपका एक चित्र दिया गया है हमारा, किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल वेट डिपोजिशन इसके रूप में क्या होता है, ये पृथ्वी पर गिरता है और कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। दुष्प्रभाव क्या है भाई, तो अम्लीय वर्षा क्या है, परिभाषा उतना लिखना। दुष्प्रभाव क्या होता है कि पृथ्वी पर आकर के अम्ल वर्षा से नदी, झील, तालाब आदि जल अम्लीयता को बढ़ा देता है। भाई जाहिर सी बात है, नदी के पानी में मिलेगा, अम्लीयता बढ़ेगा
और इसके वजह से ज़्यादा अम्लीयता हो जाने से जल में मछलियाँ या अन्य प्रकार के जो जलीय जीव जंतु रहते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि अम्ल झील, तालाब आदि के निचली सतह में उपस्थित भारी धातु जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीज, लेड, जिंक, मरकरी को घोल लेते हैं ना, जो पानी के नीचे रहता है ना। जैसे ही अम्लीय मात्रा बढ़ता है पानी में, ये सब घुल जाता है और हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके वजह से जलीय जीव जंतु या जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पहला दुष्प्रभाव, अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो जाता है ना, जबकि पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए लगभग जो है 7.5 से 8.5 अम्लीय क्षारी एक बोल सकते हैं मिट्टी का होना जरूरी है, मतलब हल्का क्षारी बोल सकते हैं मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अम्लीय वर्षा से जल का पीएच मान कम हो जाता है ना, अर्थात अम्लीयता प्राप्त कर लेता है और उस स्थिति में उसकी वृद्धि कम हो जाता है। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या अन्य इमारती पत्थर जो होता है, पुरातात्विक जो धरोहर होता है, अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर को क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट बना देता है, जो जल में विलय होने के कारण धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बह जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पानी में घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर, और अगर H2SO4 के साथ क्या करते हैं, ये क्रिया कर लेते हैं अम्लीय वर्षा के कारण, तो ये क्या हो जाता है, हमारा कैल्शियम जो है किसके साथ निकल जाता है, सल्फेट के साथ, ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये निकल जाता है आपका H2O + CO2 निकलता है। इसी प्रकार हम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक अम्ल कर दें HNO3, तो यहाँ पर इसका 2 मात्रा ले लो तो एक कैल्शियम नाइट्रेट बनाया जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है, और साथ में H2O + CO2 निकल जाता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, ये ऐसा हमारे यौगिक है जो कि जल में घुल जाता है और फिर पानी के साथ बह जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारे जो धरोहर, प्राकृतिक धरोहर है, पुरातात्विक धरोहर है, वो कम होते जा रहा है। जैसे ताजमहल की हम लोग उतना समय बात किए थे। अम्लीय वर्षा से पत्तियों को नुकसान पहुंचता है भाई, इसके कारण पौधों की वृद्धि घट जाता है, वनों का तेजी से विनाश हो रहा है हमारा, और वह अम्ल वर्षा की उपस्थिति से अम्ल के कारण धातु, सोने, चांदी के गहने, इनकी चमक क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो ये अम्लीय वर्षा हो गया। तो अम्ल वर्षा, ये अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो आप बताना भाई कि हमारे आसपास के जो वायुमंडल है, जिनमें कई प्रकार के गैस या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली रूप से पाया जाता है या कुछ कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जल वाष्प या जल के या वर्षा के जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं और वर्षा के पानी के साथ पृथ्वी पर आके गिरते हैं। यही हमारे अम्ल वर्षा कहलाते हैं। और ये जो अम्ल वर्षा होते हैं उससे कई दुष्प्रभाव हैं जिसको हम लोग देखे हैं। आगे नियंत्रण देखेंगे, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और हमारे प्रसिद्ध स्मारकों हेतु न्यायालय जीएम जैसे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, भरतपुर नगरों के कुछ क्षेत्र के वायु प्रदूषकों से मुक्त रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। और इस क्षेत्र में सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कोयले तथा तेल के स्थान पर एलपीजी गैस का उपयोग करें। पाइपलाइन के माध्यम से कुकिंग गैस की आपूर्ति की सुनिश्चित किया जाए। तो जहाँ पर ये हमारे कुछ पुरातात्विक धरोहर है, आगरा जिसमें ताजमहल है, कई ऐसे है ना भवन हैं, तो वो अम्लीय वर्षा से क्या हो रहा है, क्षति पहुँच रहा है। तो उन जगहों के जो भी कारखाने हैं उनमें उपयोग होने वाले जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, उनको वहाँ के जो गवर्नमेंट है ना, वो उस क्षेत्र में इन सब चीज़ का उपयोग बंद करवा दिया गया है और उनके जगह एलपीजी गैस का जो उपयोग है उनको करने के लिए बोला गया है। ठीक, ये हो गया अम्ल वर्षा। ओजोन और इसकी क्रियाएं, वैसे आप ओजोन पढ़े हैं। ओजोन का सामान्य फार्मूला O3 होता है और ये हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं समताप मंडल, है ना, जिसको मैं स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो समताप मंडल में ओजोन बनने की प्रक्रिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस क्षेत्र में पराबैंगनी किरणें से ऑक्सीजन अणु इसके परमाणु में विघटित होकर के, है ना, और परमाणु ऑक्सीजन अणु से संयोग करके ओजोन बनाता है। कुल मिला के क्या बोल रहा है हमारा, O2 क्या करता है हमारा, ये जो अल्ट्रावायलेट होता है, इस अल्ट्रावायलेट से विघटित होकर के O3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको 3 और इसको 2 ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन ही किस में बदलता है, हमारा ओजोन में बदलता है, वो भी किसकी उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट जो विकिरण की उपस्थिति में
ये बदलता है। और ये हमारा कहाँ मिलता है, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर हमारा जो क्या होता है वायुमंडलीय जो लेयर है उसमें पाया जाता है। और इसका मेन एक क्वेश्चन करता है कि ओजोन हमारे लिए किस लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ओजोन जो होता है, ये ओजोन का हमारा सप्ताहमालडम में ओजोन जो होता है समताप मंडल में क्या होता है, एक लेयर होता है। और ये जो लेयर होता है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो क्या होता है पराबैंगनी जो किरणें होता है उन किरणों को क्या करता है अवशोषित कर लेता है। और उनसे जो भी हानिकारक प्रभाव जो जीव जंतु को पड़ना चाहिए उससे जीव जंतु का क्या करता है वे जो है उसको क्या बोलते हैं, उससे सहायता करता है। इसलिए ओजोन हमारा क्या होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है, जो आप पहले से क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। लेकिन आजकल जो ओजोन है, इस ओजोन का क्षय होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओजोन के क्षय होने के बहुत सारे कारण हैं। और उसका कारण एक तो है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या फ्रियान जिसको बोलते हैं, ये हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऐसा है गैस हैं जो कि जो भी हमारा जो ओजोन का लेयर है उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्षय करते जा रहा है, जिसके वजह से फिर अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच जा रहा है, जिनके वजह से कई प्रकार से बीमारियां जो है मनुष्य में, जैसे त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारियां, ये सब का खतरा अब क्या हो गया है, बढ़ गया है। और ओजोन परत का क्षय मानवीय प्राकृतिक कारणों से हो रहा है। और जो हम क्षय कर रहे हैं या ओजोन का जो क्षय हो रहा है वो किनके कारण हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है, मानवीय कारकों के कारण हो रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। और ओजोन परत का विनाश, तो इसमें बस इतना ही क्वेश्चन करेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई संभावना नहीं है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, हम जो फ्रिज चला रहे हैं, है ना, हीटर चला रहे हैं, ऐसा सब चीज़ से ये आपका क्या होता है, मुक्त होता है। तो उतना क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, उतना आप करेंगे। ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव, पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो त्वचा कैंसर, कई प्रकार का खतरा बने रहेगा। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अल्ट्रावायलेट जो है के कारण कम हो जाएगा। प्राणी जगत विशेष करके जलचरों के लिए किरणें बहुत घातक होता है, वो मर जाएंगे बोल सकते हैं। खाद्य पदार्थों को नुकसान होगा। ओजोन परत के अपक्षय के कारण आँखों की दृष्टि कमजोर हो जाएगा, हर व्यक्ति अंधा हो जाएगा। ज्ञातव्य है कि समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता 1% कमी लगभग 1 लाख लोगों को क्या कर सकता है, दृष्टिहीन कर सकता है। अगर ओजोन में 1% कमी होता है तो लगभग 1 लाख आदमी दृष्टिहीन हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करती है, अतः धरती के तापमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इस वजह से फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो पृथ्वी के प्रमुख नदियाँ जो है बर्फ़ पिघलने लग जाएंगे, और फिर कई प्रकार की समस्या हमारे पास क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। ये हो गया। कैसे नियंत्रण करेंगे, CFC का उत्पादन कम करो, है ना, इसके विकल्प ढूंढना चाहिए। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, वनों की कटाई रोक दी नहीं, वनों की कटाई में नियंत्रण करनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे इसके नियंत्रण हो गए, इसको आप देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप पढ़े हो पहले भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, रियल में क्या होता है। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अगर हम इसकी बात करें तो एक सिंपल आप देखो होगे, ग्रीन हाउस क्या होता है हमारा, खास करके ठंडे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है ना। आसपास भी आपने देखा होगा ग्रीन हाउस, खास करके जो फसल उत्पादन करते हैं वहाँ पर नर्सरी वर्सरी में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का एक घर होता है, और उस घर के अंदर जो है बहुत सारे पेड़ पौधे को क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। उसको इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको वृद्धि के लिए, है ना, थोड़ा ज़्यादा ताप की आवश्यकता होता है, जो डायरेक्टली उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन अब उस हरे रंग के घर में जब क्या करते हैं, उसको रखते हैं, तो हरे रंग का जो घर होता है उनका एक गुण होता है कि वो सूर्य से आने वाला जो किरणें होता है उनको आने तो देता है, लेकिन अपने से बाहर जाने नहीं देता है, जिसके वजह से वहाँ का जो तापमान है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है। और वहाँ फिर पेड़ पौधे आसानी से क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारा पृथ्वी का जो तापमान है ना, वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी में कई गैस हैं जो इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, और धीरे धीरे बढ़ जाने की वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, जो हम लोग देखने वाले हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में सौर विकिरण बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो पृथ्वी की सतह के ताप के रूप में पुनः विकृत हो जाती है, और अंतरिक्ष गायब हो जाने के कारण यह परिवर्तन। तो ये सब चीज़ करना नहीं है हमको, मेन जो बताए हैं उनको आपको करना है। जैसे दिया है हमारा कि हरित गृह प्रभाव
अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रम है जिसमें वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों के उत्सर्जन से पृथ्वी की सतह गर्म होने लगती है। ग्रीन हाउस प्रभाव नाम जो है ठंडे स्थानों पर फल फूल पौधे रोपणी तैयार करने के लिए पारदर्शी कांच की एक छत वाली ग्रीन हाउस के कारण रखा जाता है, क्योंकि पौधों की सुरक्षा के लिए बनाए गए ग्रीन हाउस में प्रकाश कांच के अंदर प्रवेश करता है और उसको गर्म रखता है। ठीक है, और चूंकि कांच अवरक्त किरणों के लिए अपारदर्शी होती है अतः इनको अधिक मात्रा में परिवर्तित करता है, जिसके कारण कांच के अंदर का तापमान लगभग नियत रहता है और उसमें जो भी पेड़ पौधे रहते हैं वो आसानी से फलते फूलते हैं। ठीक है, वही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है रियल में, जो मैं पहले बताया। किंतु वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो है पेड़ पौधों की कटाई की वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैस है उनका जो है मात्रा बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और हाउस जो है हमारा ये जो हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव नाम से भी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि वनस्पति ग्रीन हाउस के गर्म होने की क्रियाविधि बिल्कुल अलग होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोजकर्ता जोसेफ फोसियर सन 1824 में की थी और इस प्रभाव का मात्रक अन्वेषण है। तो आपको ग्रीन हाउस प्रभाव को बस यही करना है, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसको यहाँ पर जो है आप इस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे हम देखें हैं तो वायुमंडल द्वारा धरती पर गर्मी बढ़ाने वाले प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। एक सिंपल दिया है, वायुमंडल द्वारा धरती पर गर्मी बढ़ाने वाले प्रभाव को, मतलब कुल मिला के पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाले जो भी प्रभाव होता है वही क्या कहलाता है, हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जैसे हरे रंग का घर बताया मैं कि ठंडे इलाकों में जो भी हरे रंग का घर बनाया जाता है, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जो एक ताप पर ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो हरे रंग का जो घर होता है उनका गुण होता है कि वो उस जगह पर पेड़ पौधों के लिए जो भी आवश्यक ताप होता है उसको नियत करके रखता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। मतलब कुल मिला के पृथ्वी के ताप बढ़ाने वाले कारक होता है, उसको हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो आप जो पहले बताए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर और भी दिया है हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों में वृद्धि होने वाले भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो है गैस इनके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो सिंपल है कि जो भी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाले जो कारक होता है उसे ग्रीन हाउस क्या कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस जो भी प्रभाव को बढ़ाने वाले जो गैस हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस अम्ल, ये सब हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के मात्रा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। पृथ्वी पर प्रचुरता से उपलब्ध ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हैं, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में क्या करते हैं, योगदान देते हैं, जिनका इस प्रकार से योगदान क्या किया गया है, आपका दिया गया है, बताया गया है। ठीक है, औद्योगिकीकरण ये जानते हैं, वर्तमान में औद्योगिकीकरण के कारण उद्योग एवं घरों में जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल ये सब में वृद्धि हो रहा है। कृषि और वन्य अपशिष्ट पदार्थ घर से निकल रहे हैं, विनिर्माणीकरण हो रहा है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे कारण हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जब चीज़ हमारा घर से क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है इस लेसन में। बाकी आपके पढ़ने के लिए है कुछ जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये सब हमारा दिया है। अच्छा, इसमें कुछ और हमारा दिया है, एक ग्लोबल वार्मिंग है ना, क्या दिया हमारा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई, हमारा ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ये दिया है ना, पृथ्वी की जो सतह है, वायु, महासागर औसत तापमान में हो रही वृद्धि। मतलब सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रहा है या भविष्य में इस प्रकार का समस्या उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और इनके कुछ कारण हैं। पृथ्वी में जल वायु के में बाह्यतम कारकों द्वारा परिवर्तन, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षाओं में कोई परिवर्तन, सौर वोल्टिंग सम्मिलित है ना। तो ये सब आप करेंगे, इसमें और कुछ विशेष
नहीं रखा है भाई, है ना, इसमें हम लोग और नहीं करेंगे, बाकी सब आपका पढ़ने का चीज़ है। तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिया गया है, बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये जो लेसन है वो आपका क्या होता है, समाप्त होता है। और पूरा हमारा लेसन ही क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। और ये सब नीतियाँ दिया है वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या होता है, पूरा क्लास जो है ख़त्म होता है।